चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। हमारे बॉडी में प्रेजेंट पांचों सेंस ऑर्गन में से सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन बोलो कौन है? ह्यूमन आई। और ये वही सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से आप इस खूबसूरत दुनिया को बड़े अच्छे से देख पाते हैं। तो चलिए आज इसी ह्यूमन आई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर ली जाएं। अब बच्चों, हम ह्यूमन आई को दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम पहले ह्यूमन आई के आउटर कवर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है। तो बच्चों, अगर हम ह्यूमन आई को बाहर निकालकर देखें तो वो देखने में कुछ ऐसी दिखेगी। इसे हम कह सकते हैं आई बॉल। ये हमारे आई बॉल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अभी इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा ढंग से समझेंगे। तो देखिए, ह्यूमन आई जो है वो स्फेरिकल इन शेप होती है, यानी कि देखने में स्फेयर के समान दिखती है। हालांकि ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली हुई है, तो एग्जैक्ट स्फेरिकल तो नहीं है, 100% तो स्फेयर जैसा नहीं है, लेकिन आप ऐसा कह सकते हो कि ये रफली देखने में कैसी लग रही है? बॉल के समान दिख रही है, स्फेरिकल इन शेप दिख रही है। और हमारी ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। हालांकि कुछ लोगों में ये हल्का सा कम या हल्का सा ज्यादा हो सकता है, ये एक एवरेज डेटा है। तो ह्यूमन आई का डायमीटर बोलो कितना हो गया? 2.3 सेंटीमीटर। अब हम ह्यूमन आई को दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम इनके आउटर कवर के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर इंटरनली क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो चलिए ह्यूमन आई का सबसे पहला आउटर कवर देखते हैं, बाहरी कवर, जो देखने में कुछ ऐसा होता है। ये ह्यूमन आई का सबसे पहला आउटर कवर है, जिसका मेन काम ह्यूमन आई को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अब ये कवर भी बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पार्ट को हम कहते हैं स्क्लेरा। और जो दूसरा पार्ट आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, जो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्ज आउट है, देखने में कॉन्वेक्स शेप जैसा है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। तो स्क्लेरा और कॉर्निया मिलकर आई का सबसे पहला आउटर कवर बनाते हैं। अब इन दोनों के बारे में कुछ बातें और मैं आपको क्लियर कर दूं। ह्यूमन आई का लगभग 5/6 पार्ट अकेला ये स्क्लेरा कवर करता है, यानी कि ह्यूमन आई का जितना भी पूरा साइज है उसका 5/6 पार्ट बोलो कौन अकेला कवर करता है? स्क्लेरा। और बचा हुआ 1/6 पार्ट कॉर्निया कवर करता है। अगर मैं स्क्लेरा की बात करूं बच्चों, तो स्क्लेरा का जो कलर है वो देखने में वो थोड़ा सा व्हाइट कलर का होता है और ये टफ कवर है, ओपैक है, इससे लाइट आर पार नहीं जा सकती है। ये एक टफ प्रोटेक्टिव कवर है जो देखने में व्हाइट कलर का है और ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है यहां पर। लेकिन अगर मैं कॉर्निया की बात करूं तो कॉर्निया ज्यादा टफ नहीं है, ये थोड़ा थिन है, थोड़ा पतला है और ट्रांसपेरेंट है नेचर में, इससे लाइट आर पार जा सकती है। देखो, बिल्कुल फंडा क्लियर रखना है कि जो स्क्लेरा है वो टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, थोड़ा मोटा भी है, जबकि कॉर्निया ज्यादा थिक नहीं है, वो पतला है, ट्रांसपेरेंट है। जो स्क्लेरा है वो नेचर वाइज कैसा है? ओपैक है, लाइट इसके आर पार नहीं जा पाएगी, जबकि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, लाइट इसके आर पार जा सकती है। हालांकि काम दोनों के दोनों प्रोटेक्शन का ही यहां पर करने वाले हैं। अब ये दोनों किस किस को प्रोटेक्ट करेंगे ये भी समझ लें। जो स्क्लेरा है वो आई के अभी अंदर हम जो भी आगे पार्ट पढ़ेंगे उन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम ये स्क्लेरा करता है। समझ में आ रही ये बात? स्क्लेरा क्या करेगा? अभी ह्यूमन आई के अंदर हम बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, उन स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम बोलो कौन करेगा? स्क्लेरा। और कॉर्निया किसको प्रोटेक्ट करेगा? कॉर्निया भी हमारी आई को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे आंखों के बाहर क्या है? एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, तो वहां से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी आते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल हमारे आंखों के अंदर ना चले जाएं, कॉर्निया यहां पर खड़ा है, वो क्या करेगा? वो बाहर के डस्ट पार्टिकल को आईज के अंदर जाने से रोक लेगा। तो बोलो कॉर्निया भी हमारी आई का प्रोटेक्शन कर रहा है। इसके अलावा जो भी लाइट रेज हमारे आंखों के अंदर जाएंगी उनका क्या होगा? फाइनली रिफ्रैक्शन होने वाला है। अभी एक बात ध्यान रखना कि अगर आप ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं तो आपको लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हो तो पहले रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही ह्यूमन आई को स्टडी करिए, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइट जब ह्यूमन आई के अंदर एंटर करती है तो क्या होता है? उसका रिफ्रैक्शन होता है, वो थोड़ा सा बेंड करती है, मुड़ती है, और मुड़ने के बाद आखिरी में यहां पीछे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस जगह पर जाकर टकराती है और यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस है ये हमारी आई में सबसे पहले कहां शुरू होता है? कॉर्निया पर शुरू होता है। तो अगर आपसे कभी कोई कॉर्निया का फंक्शन पूछे तो पहला फंक्शन क्या बताएंगे? प्रोटेक्शन वाला। एक तो बाहर से डस्ट पार्टिकल को अंदर आने से रोक रही है, दूसरी चीज ये क्या करवाएगी? ये लाइट का रिफ्रैक्शन करवाएगी। तो बच्चों, ये हो गया हमारा सबसे पहला आउटर कवर जो दो चीजों से मिलकर बना था, स्क्लेरा एंड कॉर्निया।
अब बच्चों इस फर्स्ट लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है हमारी सेकंड लेयर, जिसे आप मिडिल लेयर भी कह सकते हैं। और ये मिडिल लेयर यहां पीछे से शुरू होते हुए आगे तक जाएगी और इस जगह पर आकर बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये लेयर थोड़ी सी मोटी हो गई है, थोड़ी सी थिक हो गई है, ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है यहां पर। बिल्कुल समझते रहना क्लियर कट, जो हम सेकंड लेयर मिडिल लेयर की बात कर रहे हैं वो कहीं पीछे से शुरू हुई और आगे जाकर थोड़ा सा थिक हो गई, थोड़ा सा मोटी हो गई, ट्राइंगुलर फॉर्म में बन गई। हालांकि कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, ये लेयर अभी थोड़ा और आगे जाएगी और आगे थोड़ा और गई तो आप देख पा रहे हो थोड़ा स्ट्रक्चर आगे की तरफ निकला हुआ सा आपको और दिख रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि जो सेकंड लेयर है वो पीछे से शुरू हुई है और थोड़ा आगे जाने के बाद वो थोड़ा सा थिक हो गई, थोड़ा सा मोटी हो गई और उसके बाद वो थोड़ा और एक्सटेंड हो गई। और जैसा स्ट्रक्चर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है सेम वैसा ही स्ट्रक्चर नीचे की तरफ भी प्रेजेंट होगा। तो अभी मैं ओवरऑल ऐसा बोल सकता हूं कि जो सेकंड लेयर है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला वो पार्ट जो थिक नहीं हुआ है, पतला सा है, उस स्ट्रक्चर को आप बुलाएंगे कोरॉइड। दूसरा पार्ट जहां पर ये लेयर थोड़ी सी मोटी हो गई है, थोड़ी थिक हो गई है, इसे हम बुलाते हैं सिलेरी बॉडी या आप इसे सिलेरी मसल्स भी कह सकते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर जो थोड़ा और आगे एक्सटेंड हो गया है इसे हम बुलाते हैं आइरिस। तो ह्यूमन आई का जो सेकंड लेयर है, जो सेकंड मिडिल लेयर है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोरॉइड, सिलेरी बॉडी एंड आइरिस। अच्छा, आप ध्यान दीजिए कि आइरिस के बीच में आपको थोड़ी खाली जगह दिख रही है, इस जगह को हम कहते हैं प्यूपिल। लाइट रेज बच्चों एक्चुअली यहीं से आईज के अंदर आती है। तो बोलो प्यूपिल क्या है? प्यूपिल वो खाली जगह है जहां से लाइट अंदर एंटर करने वाली है। आइरिस के बीच में जो खाली जगह प्रेजेंट होती है उसी को हम प्यूपिल कहते हैं। अभी अगर आपको इस डायग्राम में अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो जरा आप इस वाले डायग्राम में देखिए, इसमें आपको ये जो बीच में काली जगह दिख रही है दैट इज प्यूपिल। लाइट यहीं से अंदर एंटर करती है और चारों तरफ जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसे कहते हैं आइरिस। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहां आपको प्यूपिल और आइरिस गोल दिख रहे हैं, एकदम सर्कल के समान, लेकिन इससे पहले वाले डायग्राम में आपको वो सिंगल लाइन के फॉर्म में आइरिस दिख रहा था। तो एक्चुअली क्या है, वहां पर आप आई का एक कटिंग सेक्शन देख रहे हो, मतलब आई को अगर कट कर दें तो वो देखने में कैसी दिख रही होगी अंदर से, आप उसको देख रहे थे। लेकिन अगर आप ह्यूमन आई को सामने से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आइरिस है वो देखने में सर्कल के समान है, एक रिंग के समान देखने को मिल रहा है। और आइरिस के बीच में जो खाली जगह है, जो ब्लैक स्पेस आपको दिख रही है, उसे हम बुलाते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल से ही एक्चुअली लाइट अंदर आती है। अच्छा, सभी लोगों में जो प्यूपिल है वो ब्लैक कलर का ही होता है। कोई भी आप पर्सन उठा लो, उसका जो प्यूपिल होगा यानी वो खाली जगह जहां से लाइट अंदर एंटर करने वाली है वो देखने में ब्लैक होता है। लेकिन अगर मैं आइरिस की बात करूं तो आइरिस कलरफुल होता है। पर्सन टू पर्सन इसका कलर अलग अलग हो सकता है। किसी की आईज रेड हो सकती हैं, थोड़ी रेडिश टाइप की, किसी की थोड़ा ब्लूइश हो सकती है। तो आइरिस का जो कलर होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है, मगर प्यूपिल सबका ब्लैक होता है। तो ये तो पता चल गया कि प्यूपिल का मेन काम क्या है, प्यूपिल से लाइट अंदर एंटर करती है। लेकिन जरा सोचें कि ये आइरिस का काम क्या है, ये आइरिस यहां पर करता क्या है? आइरिस का काम क्या है बच्चों? आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल बड़ा रखना है या छोटा रखना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये आइरिस डिसाइड करेगा। देखिए क्या होता है, अचानक अगर आप कहीं ब्राइट लाइट में आ जाएं जहां बहुत ज्यादा लाइट आ रही है तो वो लाइट अगर आपकी आंखों के अंदर चली जाए तो आपकी आईज उससे डैमेज हो सकती है। तो उस समय आइरिस क्या करता है, आइरिस जो देखने में रिंग के समान है वो आइरिस अपनी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देगा और आइरिस की थिकनेस बढ़ाने की वजह से प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ध्यान रहे आइरिस क्या करता है, अगर लाइट बहुत ज्यादा आ रही है तो ह्यूमन आई को बचाने के लिए आइरिस अपनी थिकनेस बढ़ा देता है, अपनी मोटाई बढ़ा देता है, जिससे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। अब प्यूपिल छोटा हो गया है तो ज्यादा लाइट आंखों के अंदर नहीं आ पाएगी और लाइट ज्यादा नहीं आ पाएगी तो आपकी आईज डैमेज नहीं होंगी। हालांकि बता दूं ये थिकनेस बढ़ाने का जो काम है ये एकदम से नहीं होता है, इसमें कुछ टाइम लग सकता है, हो सकता है 10 से 12-15 सेकंड लग जाएं, ये एकदम से नहीं होगा। तो अगर आप अचानक से ऐसी जगह खड़े हो जाएं जहां बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आ रही है तो आइरिस अपनी थिकनेस बढ़ा देगा और प्यूपिल को छोटा कर देगा ताकि ज्यादा लाइट आंखों के अंदर एंटर ना कर पाए। तो अभी आप ब्राइट लाइट वाली जगह पे खड़े हो तो आपका प्यूपिल छोटा है और आइरिस जो है वो ज्यादा थिकनेस का दिख रहा है, ज्यादा मोटा आइरिस दिख रहा है। अब अगर आप अचानक से एक डार्क रूम में चले जाओ तो अब क्या होगा कि अभी तो आपके प्यूपिल का साइज छोटा है और डार्क रूम में बहुत ही कम लाइट है, मतलब मान लो 2-4 लाइट रेज है, मतलब बहुत कम लाइट है। तो आपको क्या लगता है कि उतनी कम लाइट से आपका काम चलेगा कि आपको चीजें दिखेंगी? नहीं दिखेंगी।
एक तो प्यूपिल का साइज हमारा वैसे भी छोटा है इस वक्त, यानी कि ज्यादा लाइट आंखों के अंदर नहीं आ सकती है, और कमरे में लाइट भी तो बहुत कम है। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें इस प्यूपिल के साइज को बड़ा करना होगा। तो आइरिस अचानक से अपनी थिकनेस को धीरे धीरे कम कर देगी, जिससे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज आंखों के अंदर आ पाएंगी। तभी बच्चों, जब आप थिएटर के अंदर सिनेमा हॉल में एकदम से एंटर करते हैं बाहर से, तो क्या होता है, आपको थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि प्यूपिल का साइज उस समय छोटा होता है और वो बड़ा होने में थोड़ा समय ले लेता है। हालांकि थोड़ा समय बाद आपको चीजें अच्छे से दिखने लगती हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि आइरिस करता क्या है। आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो वापस से अपने डायग्राम पर आते हैं। तो हमारे सेकंड लेयर में हमें तीन चीजें देखने को मिल रही हैं, कोरॉइड, सिलेरी बॉडी और आइरिस। तो आइरिस का फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, और आइरिस के बीच में जो खाली जगह आपको दिख रही है प्यूपिल, उसके बारे में भी बात हो गई। अब रह गई यहां पर दो चीजें, एक तो कोरॉइड और दूसरा कौन, सिलेरी बॉडी। इन दोनों के ऊपर भी बात करना है। तो मैं बता दूं कि जो कोरॉइड है वो क्या करती है, ये वैस्कुलर लेयर है, हाईली न्यूट्रिशियस लेयर है। अभी अंदर हम एक और थर्ड लेयर के ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। उस लेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, बोलो, कोरॉइड करेगा। अभी तो हम सेकंड लेयर पढ़ रहे हैं ना, सेकंड लेयर के बाद मैं एक और थर्ड लेयर बनाऊंगा। टोटल आई में आपको कवर के नाम पर 3 लेयर दिखती हैं, जिसमें से पहली लेयर हम पढ़ चुके हैं, सेकंड लेयर की हम बात कर रहे हैं, और इसके बाद हम थर्ड लेयर पर आएंगे। और उस थर्ड लेयर को न्यूट्रिशन देने का काम बोलो कौन करेगा, कोरॉइड करेगा। इसीलिए बच्चों, कोरॉइड को कई बार लोग न्यूट्रिशियस लेयर या फिर वैस्कुलर लेयर भी बुलाते हैं। दूसरा बच गया सिलेरी बॉडी। इस सिलेरी बॉडी के फंक्शन की बात हम कुछ समय बाद करेंगे, क्योंकि उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और भी बताऊंगा। तो ध्यान रखना, अभी सिलेरी बॉडी की बात हमने अभी नहीं की है। अब बच्चों, जो थर्ड लेयर है, उस थर्ड लेयर का नाम है रेटिनल लेयर। रेटिनल लेयर ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अब बच्चों ध्यान रहे कि रेटिनल लेयर भी दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। तो इसका जो पहला पार्ट है, पहले मैं उसे ड्रॉ करूंगा और उसके बाद मैं रेटिनल लेयर का अगला पार्ट बनाऊंगा। ध्यान रहे, जो थर्ड लेयर है जिसे हम रेटिनल लेयर बुला रहे हैं, ये एक लेयर नहीं है, ये एक्चुअली 2 लेयर का कॉम्बिनेशन है। तो रेटिनल लेयर का जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम बुलाते हैं पिगमेंटेड लेयर, और वो पूरे कोरॉइड के ऊपर ऊपर आपको दिखाई देगी। उसके अलावा सिलेरी बॉडी के ऊपर भी नजर आएगी और आइरिस तक भी वो गई है, लेकिन आइरिस के केवल पीछे तक गई है, आइरिस के आगे नहीं आई है। तो ध्यान रहे, रेटिनल लेयर का जो सबसे पहला पार्ट है जिसे हम पिगमेंटेड लेयर बुला रहे हैं, वो पीछे से शुरू होकर कहां तक गई है, कोरॉइड के ऊपर ऊपर से गई है, उसके बाद सिलेरी बॉडी के ऊपर भी गई है और आइरिस के पीछे तक गई है। अब बात करते हैं रेटिनल लेयर के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसका नाम है न्यूरल लेयर। ये न्यूरल लेयर भी पीछे से शुरू होती है और कहीं यहां बीच तक जाती है। ये न्यूरल लेयर पूरा आगे तक नहीं गई है, ये पीछे से शुरू होकर कहीं यहां बीच तक में आई है। तो ध्यान रहे, रेटिनल लेयर 2 लेयर से मिलकर बनी है, नंबर 1 पिगमेंटेड लेयर एंड नंबर 2 न्यूरल लेयर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो न्यूरल लेयर है जो आपको पिगमेंटेड लेयर के ऊपर दिख रही है, इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स ट्रैप्ड रहते हैं, जिन्हें हम बुलाते हैं रॉड एंड कोन सेल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल हैं, क्योंकि यही सेल एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन में हमारी मदद करने वाले हैं। तो बोलो, जो सेल एक्चुअली इमेज बनाएंगे वो सेल कौन से हैं, रॉड एंड कोन सेल। और इन्हें रॉड एंड कोन सेल क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि इनका शेप दिखने में रॉड और कोन के समान होता है, इसलिए आप इन्हें रॉड एंड कोन सेल बोल रहे हैं। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये रेटिनल लेयर में पाए जाते हैं। और बोलो, रेटिनल लेयर में भी कहां देखने को मिलेंगे, ये आपके न्यूरल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंटेड लेयर के अंदर नहीं है, ये सिर्फ कहां है, ये न्यूरल लेयर में है। अच्छा, पिगमेंटेड लेयर तो बहुत आगे तक गई है, मगर न्यूरल लेयर वो ज्यादा आगे तक नहीं गई है, वो कहीं बीच तक में आई है। तो पूरी रेटिनल लेयर का वो हिस्सा जहां पर पिगमेंटेड लेयर भी प्रेजेंट है और न्यूरल लेयर भी प्रेजेंट है, केवल उतना हिस्सा ही इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, और आप सिर्फ उतने हिस्से को रेटिना के नाम से बुलाएंगे। तो ध्यान रहे, रेटिना पूरी रेटिनल लेयर को नहीं कहते हैं, रेटिनल लेयर का वो हिस्सा जहां पर पिगमेंटेड लेयर भी प्रेजेंट है और न्यूरल लेयर भी प्रेजेंट है, जहां पर रॉड और कोन सेल्स प्रेजेंट है, केवल उतने हिस्से को हम रेटिना के नाम से बुलाते हैं। अब जरा इनके फंक्शन के ऊपर भी बात कर लें कि रॉड और कोन सेल का मेन काम क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं रॉड सेल के बारे में बात करता हूं। रॉड सेल देखने में रॉड के समान होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया रॉड सेल। और इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। ये पिगमेंट डिम लाइट में, यानी कि जब लाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी, आप रात की बात कर सकते हो, नाइट टाइम में, या आप कहीं अंधेरे कमरे में खड़े हैं या डिम लाइट में कोई इमेज बनवाना चाह रहे हैं,
तो वहां पर इमेज बनाने का काम बोलो कौन करेगा? ये रॉड सेल करेंगे और उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है रोडोप्सिन, एक्चुअली वो करेगा। तो रोडोप्सिन क्या करता है? रोडोप्सिन वो पिगमेंट है जो रॉड सेल के अंदर पाया जाता है, जो डिम लाइट में काम करता है और ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की इमेज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि जो रॉड सेल हैं वो 125 मिलियन प्रेजेंट होते हैं हमारी ह्यूमन आई में। ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है, काफी ज्यादा अमाउंट में 125 मिलियन रॉड सेल्स पाए जाते हैं हमारी ह्यूमन आई में। अब मैं वहीं पर कोन सेल की बात करूं तो कोन सेल देखने में कोन शेप का होता है और इनकी संख्या लगभग 7 मिलियन होती है हमारी ह्यूमन आई में, यानी रॉड सेल के मुकाबले कोन सेल तादाद में कम होते हैं। और बच्चों कोन सेल में आइडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो कलर्ड इमेज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और यह पिगमेंट केवल ब्राइट लाइट में काम करता है, यानी कि जब लाइट बहुत ज्यादा होगी, ब्राइट होगी, तब उस समय कलरफुल इमेज बनाने का काम बोलो कौन करेगा? यह आइडोप्सिन पिगमेंट करेगा। और यह आइडोप्सिन पिगमेंट बोलो कहां पाया जाता है? कोन सेल में पाया जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कोन सेल का काम क्या है? कलरफुल इमेज बनाना, ब्राइट लाइट में काम करना। तो आप समझ पा रहे होगे बच्चों कि हमारे ह्यूमन आई में जो रेटिना है वहां पर दो टाइप के सेल प्रेजेंट हैं, रॉड और कोन सेल, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बोलो कौन बना रहा है? रॉड सेल बना रहे हैं। और कलरफुल इमेज कौन बना रहा है? कोन सेल बना रहे हैं। रॉड सेल आपके डिम लाइट में काम करते हैं और कोन सेल आपके ब्राइट लाइट में काम करते हैं। तो हमारी न्यूरल लेयर में ये जो रॉड और कोन सेल प्रेजेंट है, आप समझ गए होंगे कि इनका काम क्या है। भाई सीधी बात है, जब लाइट ह्यूमन आई के अंदर आएगी तो वो लाइट किसके ऊपर पड़ेगी? इन रॉड और कोन सेल के ऊपर पड़ेगी। तो ये रॉड और कोन सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। तो न्यूरल लेयर का काम क्या है? आप समझ रहे होंगे, इमेज फॉर्मेशन का काम ये करेगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई आपसे पूछ दे कि भाई न्यूरल लेयर का काम क्या है, अभी न्यूरल लेयर के अंदर ही आपके रॉड और कोन सेल पाए जाते हैं, तो बोलो न्यूरल लेयर का काम क्या हो गया? इमेज बनाना। तो अगर हमारी न्यूरल लेयर ने इमेज बना दिया है तो ये पिगमेंटेड लेयर यहां पर क्या कर रही है? देखिए मैंने आपको बताया था कि रेटिना के अंदर तो न्यूरल लेयर भी है और पिगमेंटेड लेयर भी है। अभी अगर इमेज न्यूरल लेयर ने बना डाला तो ये पिगमेंटेड लेयर यहां पर क्या कर रही है? क्या ये बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। देखिए क्या होता है, जब लाइट आईज के अंदर आती है तो आई की जो वॉल्स हैं उनसे टकराती है और टकराकर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है। अच्छा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से मल्टीपल इमेज बन सकती है, और अगर मल्टीपल इमेज बनी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब हौच पौच हो जाएगा। तो लाइट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो, क्या करना होगा? उन लाइट को एब्जॉर्ब करना होगा, और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम बोलो कौन करेगा? ये पिगमेंटेड लेयर करेगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पिगमेंटेड लेयर क्या कर रही है? लाइट को एब्जॉर्ब करके मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होने दे रही है। ना होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ना बनेगी मल्टीपल इमेज। भाई हमें मल्टीपल इमेज नहीं बनवानी, एक बनवानी है। अभी एक साथ बहुत सारी इमेज बनवा दोगे, सब इधर उधर हौच पौच हो जाएंगी, तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या देख रहे हैं। तो बच्चों आई होप आपको रेटिना या बोल दो रेटिनल लेयर का फंक्शन समझ में आ रहा होगा, और उसमें भी हमने दो पार्ट देख लिए, पिगमेंटेड लेयर और न्यूरल लेयर। अच्छा, यहां पर कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो पिगमेंटेड लेयर है आपने इसको नाम दिया पिगमेंटेड लेयर, मतलब क्या इसके अंदर भी कोई पिगमेंट प्रेजेंट है क्या? तो जवाब है बच्चों हाँ, इसके अंदर भी एक पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ पिगमेंटेड लेयर। इसके अंदर मेलानिन नाम का पिगमेंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। अब समझना कि ये मेलानिन पार्टिकल करता क्या है। जो लाइट आईज के अंदर आ रही है, उस लाइट की वजह से आपके आई के किसी पार्ट को कोई डैमेज ना हो, ये पिगमेंटेड लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि लाइट के डैमेज से आपको बचाया जा सके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो पिगमेंट पार्टिकल प्रेजेंट है मेलानिन, वो क्या कर रहे हैं? वो लाइट से होने वाले डैमेज से आपकी आई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ये मेलानिन नहीं होगा तो जो लाइट आपके आई के अंदर आ रही है वो किसके ऊपर पड़ती है? रॉड और कोन सेल के ऊपर पड़ती है, न्यूरल लेयर के ऊपर। अभी वो सेल इमेज तो बना देंगे, लेकिन अगर यहां पर ये पिगमेंटेड लेयर नहीं हुई, या बोल दो मेलानिन पिगमेंट नहीं हुआ, तो उस लाइट की वजह से आगे चलकर आपके रॉड और कोन सेल डैमेज हो सकते हैं। तो बोलो मेलानिन यहां पर क्या कर रहा है? लाइट से होने वाले डैमेज से आई को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये थर्ड लेयर अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना कि रेटिना में एक ऐसी भी जगह होती है जहां पर सबसे ज्यादा कोन सेल पाए जाते हैं। कोन सेल वहां पर कुछ ज्यादा ही अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और उस जगह को बच्चों दुनिया येलो स्पॉट के नाम से बुलाती है, या आप इसे फोविया सेंट्रलिस भी बोल सकते हैं। तो बोलो येलो स्पॉट क्या है? येलो स्पॉट रेटिना पे प्रेजेंट वो पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा कोन सेल प्रेजेंट है, और उस जगह पर कोई रॉड सेल नहीं पाया जाता। येलो स्पॉट पर कोई रॉड सेल प्रेजेंट नहीं होता है, वहां केवल कोन सेल पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं।
इसलिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधे डायरेक्टली देखोगे तो आपकी जो इमेज बन रही होती है वो आमतौर पे येलो स्पॉट पे ही बन रही होती है। और क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कोन सेल है तो सबसे ब्राइट इमेज, सबसे ज्यादा कलरफुल इमेज, सबसे बढ़िया एचडी क्वालिटी में आपको इमेज कहां दिखती है? येलो स्पॉट पर दिखती है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि अगर उसके आगे पीछे कहीं इमेज बन गई तो क्या वो अच्छी नहीं दिखेगी, नहीं, वो भी क्लियर दिखेगी, लेकिन येलो स्पॉट पर जो इमेज बनती है वो एकदम क्लियर होती है, बहुत ब्राइट। तो हमारे रेटिना पर एक ऐसा पॉइंट प्रेजेंट है जहां पर हमें सबसे ज्यादा क्लियर इमेज दिखती है। अब बच्चों, ह्यूमन आई का ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट पर कोई इमेज नहीं बन सकती। बोलो क्यों नहीं बन सकती? यहां पर रॉड और कोन सेल ही नहीं है, यहां पर रेटिना का कोई पार्ट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट बुलाते हैं। यहां इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, या अगर किसी वजह से यहां इमेज बन भी गई तो आपको नजर नहीं आने वाली, क्योंकि यहां पर कोई स्क्रीन ही नहीं है। तो बोलो ब्लाइंड स्पॉट क्या हो गया? ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां पर हमें कोई इमेज नहीं दिखेगी। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि रेटिना जो है वो एक स्क्रीन है, और स्क्रीन पर बोलो कैसी इमेज बनती है? आप जानते हो, रियल या वर्चुअल? स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज देखने में कैसी होती है? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी बनेगी। तो अगर आप किसी सीधे पेड़ की, सीधे प्लांट की इमेज बनाएंगे तो वो उल्टी बनेगी, लेकिन हमें तो इमेज उल्टी नहीं दिखती है, हमें तो वो पेड़, वो प्लांट सीधा दिखता है। तो अब ये कैसे हो रहा है? तो मैं आपको बताऊं, जो भी इमेज रेटिना पर बनती है उस इमेज को ब्रेन तक बोलो कौन लेकर जाता है? यहां पर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन की बनी हुई चेन, जिन्हें आप ऑप्टिकल नर्व कहते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाते हैं। और बोलो कैसे ले जाएंगे? वो उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। भाई न्यूरॉन का काम क्या है? किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देना और ब्रेन तक सेंड करना। तो जो यहां पर ऑप्टिकल नर्व है, यानी न्यूरॉन्स की चेन है, वो क्या करेगी? इस इमेज का इलेक्ट्रिकल वर्जन बनाएगी, इस इमेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेगी और ब्रेन तक सेंड कर देगी। अच्छा, जो हमारा ब्रेन है वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है ये इमेज रेटिना से आई है, और रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी बनती है। तो ब्रेन समझ जाएगा कि ये इमेज उल्टी है, तो ब्रेन पहले क्या करेगा? इस इमेज को पलटेगा, फ्लिप करेगा और उसके बाद पढ़ेगा। तो बोलो अगर उल्टे को उल्टा कर दिया तो वो सीधा हो जाएगा, इस वजह से हमें ऑब्जेक्ट सीधे दिखते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा ये प्रोसेस क्लियर हो रहा होगा। तो वापस हमारे ह्यूमन आई के डायग्राम पर आ जाते हैं, और अभी तक हमने टोटल 3 लेयर की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, विच इज कॉल्ड आई लेंस। तो ये है हमारा आई लेंस। अगर बच्चों आप इस आई लेंस को ध्यान से देखें तो आपको ये शेप वाइज किस लेंस जैसा लग रहा है? कॉन्वेक्स लेंस जैसा दिख रहा है। तो हमारा आई लेंस का जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस जैसा होता है। हालांकि लेंस जो है वो जनरली ग्लास के बने होते हैं, मगर ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है वो ग्लास का नहीं बना, वो किसी जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ है। लेकिन जेली का तो कोई परफेक्ट शेप तो होता नहीं है। अभी अगर मैं कुछ जेली यहां पर रख दूं तो क्या होगा? वो थोड़ी देर बाद गिर जाएगी, बिखर जाएगी। तो यहां पर ये जेली लाइक स्ट्रक्चर इतना बढ़िया तरीके से कॉन्वेक्स शेप में खड़ा कैसे है? सीधी बात है, कोई तो होगा जिसने इस जेली लाइक स्ट्रक्चर को पकड़ के रखा होगा, होल्ड करके रखा होगा, ताकि इसका प्रॉपर शेप ऐसा कॉन्वेक्स जैसा मेंटेन रहे। तो जवाब है हाँ, यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो आई लेंस के शेप को मेंटेन करके रख रहा है कि हाँ भाई कॉन्वेक्स शेप जैसा रहना, बिखर मत जाना, क्योंकि बना तो जेली लाइक मटेरियल का है और जेल का प्रॉपर शेप नहीं होता है। तो इस प्रॉपर शेप को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास यहां एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट होगा? सिलेरी बॉडी और लेंस के बीच में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ऊपर भी और नीचे भी। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, और इसका काम क्या है बोलो? ये लेंस को अपनी जगह पर बनाकर रखता है, उसके शेप को मेंटेन रखता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सस्पेंसरी लिगामेंट का एक हिस्सा सिलेरी बॉडी से कनेक्टेड है और इसका एक साइड जो है वो लेंस से कनेक्टेड है। तो बोलो सस्पेंसरी लिगामेंट्स यहां पर क्या कर रहे हैं? वो लेंस को अपनी जगह पर रख रहे हैं और उसके शेप को मेंटेन रख रहे हैं। अच्छा, ये जो आई लेंस यहां पर बना हुआ है ये क्या कर रहा होगा? ये भी इमेज बनाने के लिए हमने इस लेंस को इस्तेमाल किया है। भाई हमें आई के अंदर इमेज बनानी है, तो उसके लिए हमारी आईज के अंदर एक लेंस लगा है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करवाएगा, रिफ्रैक्शन करवाएगा और रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन करवाएगा। अब यहां पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक बढ़िया हेल्दी ह्यूमन आई की बात करें जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, जिस आंख में कोई कमी ना हो, बढ़िया हो, उस आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कितने पास तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखें तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको ऑब्जेक्ट बढ़िया दिखेगा। अगर आप उससे ज्यादा पास ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को देखने में आपके आई के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो बोलो आप कितने पास तक की चीज बिना किसी दिक्कत के देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। इसीलिए ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट माना गया है वो 25 सेंटीमीटर माना गया है। अच्छा, कितना दूर तक की चीज आप बढ़िया से देख सकते हो? वो आप इंफिनिटी तक देख सकते हो। कितना भी दूर आपको चंदा मामा दिखते हैं, सूरज चाचू दिखते हैं, तारे दिखते हैं, ये सब आपसे बहुत दूर हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि हमें बहुत दूर तक, इंफिनिटी तक की भी चीजें बड़े आराम से दिखती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फार पॉइंट बोलो क्या हो गया? इंफिनिटी। तो हम 25 सेंटीमीटर पास तक रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं और इंफिनिटी पर रखे हुए दूर ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, और उनके बीच में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो भी बड़े आराम से देख सकते हैं। तो हमारा नियर पॉइंट हो गया 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट हो गया इंफिनिटी। और 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी के बीच में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो भी आप उसको बड़े आराम से देख पाएंगे। मगर कब? जब आपकी ह्यूमन आई एकदम ओके है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर तुम्हारे आंखों में कोई कमी है तो ये नियर पॉइंट या फार पॉइंट गड़बड़ हो सकता है। तो मैं जो ये रेंज बता रहा हूं 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक, ये एक हेल्दी ह्यूमन आई की रेंज है। अब वापस से एक बार अपने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इसमें हमने काफी कुछ चीजें देख लिया, काफी कुछ चीजों के ऊपर बात कर लिया, मगर अभी भी दो इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं। देखिए, आई के अंदर ये जो मेजॉरिटी सबसे बड़ा हिस्सा दिख रहा है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड लाइक मटेरियल भरा होता है जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अभी ये विट्रस ह्यूमर क्या काम करता है? एक तो ये आई बॉल के शेप को मेंटेन रखता है। भाई अगर ये यहां नहीं होता तो आई बॉल अंदर से हॉलो होती तो उसके शेप को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता। तो ये विट्रस ह्यूमर क्या कर रहा है? आई बॉल के शेप को मेंटेन रख रहा है। और इसके अलावा भी ये आई के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है। दूसरा, एक और फ्लूइड हमारे आई के अंदर प्रेजेंट होता है। आइरिस और कॉर्निया के बीच में भी जो आपको जगह दिख रही है वहां पर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ये फ्लूइड क्या करता है? ये हमारे कॉर्निया और आई लेंस का ल्यूब्रिकेशन करता है ताकि वो कभी ड्राई आउट ना हो जाए। तो बोलो एक्वस ह्यूमर का काम क्या है? ये कॉर्निया और आई लेंस को ल्यूब्रिकेट करके रखेगा ताकि वो कभी सूख ना जाए, ड्राई आउट ना हो जाए। तो ये थी बच्चों ओवरऑल ह्यूमन आई की कहानी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी।